अच्छा भाई, पेपर कौन सा है? नवंबर 19, पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है। तो अगेन रीसेंट पेपर की तरफ जा रहे हैं, जैसा उस दिन बोला था मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्कार्सिटी? तो अगेन स्कार्सिटी के लिए आपको बस 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो अनलिमिटेड वांट्स। सबसे पहले कहानी किधर से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है अनलिमिटेड वांट्स से। उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। और फिर अपने को जो है वो स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है। और शॉर्टेज होती है तो फिर अपन जो है वो चॉइस करते हैं, और चॉइस से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, स्कार्सिटी अफेक्ट्स लो इनकम अर्नर्स ओनली, बिल्कुल गलत। हमेशा याद रखना, स्कार्सिटी इज पार्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो हमने पूरी अभी चीज देखी है ना, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और हमेशा याद रखना, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बेसिक क्यों बोला जाता है? इसको बेसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी में हर बंदा फेस करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो इनकम वाले फेस करते हैं, हर बंदा ये फेस करता है, चाहे जितना भी अमीर हो। स्कार्सिटी फोर्सेस इंडिविजुअल्स टू मेक चॉइसेस, बी इसका आंसर होगा, बहुत सिंपल। स्कार्सिटी इज रिमूव्ड बाय पीरियड्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। जब प्राइस फॉल होती है तो मेरी मार्केट में सरप्लस रिमूव होता है, स्कार्सिटी रिमूव नहीं होती। सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्कार्सिटी विल बी एबॉलिश्ड बाय एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, अगेन फालतू चीज है। आप कभी भी शॉर्टेज को एलिमिनेट नहीं कर सकते इकोनॉमी में, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगी और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी। सही है, क्योंकि वांट्स हमेशा जो है वो तेजी से बढ़ती हैं हमारी रिसोर्सेज से, तो हमेशा वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में मिसमैच रहेगा। सही है, तो इसका आंसर डी भी नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेबल्स माइट बी यूज्ड ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम? तो बेसिकली ये मुझसे लेबलिंग पूछ रहा है कि आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हो। अगर आपको याद हो, हम वाई एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी लिखते थे, और क्वांटिटी हम लिखते थे किसकी? गुड वाई की क्वांटिटी लिखते थे, और यहाँ पर अपन क्वांटिटी लिखते थे गुड एक्स की। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो लेबलिंग होती है ना, वो क्वांटिटी की लेबलिंग होती है। क्वांटिटी लेबलिंग का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी की लेबलिंग का मतलब होता है, हम जो यहाँ पर लेबलिंग करते हैं वो आउटपुट की करते हैं। आप कि भाई गुड वाई का आउटपुट कितना है, गुड एक्स का आउटपुट कितना है। सही है, तो पीपीसी की जो वाई और एक्स एक्सिस पे लेबलिंग होती है वो हमेशा आउटपुट वाली लेबलिंग होती है। तो आज का मतलब ये हुआ कि भाई दोनों जगह पे आउटपुट आना चाहिए, तभी मेरा आंसर यहाँ पर डी है। सही है, तो हमेशा याद रखना, पीपीसी पे जो लेबलिंग होती है वो आउटपुट की होती है, कभी भी इनपुट हम नहीं लिखते। क्लियर है ये चीज? हाँ, जो मेरी बाउंड्री डिसाइड होती है वो मेरी विद द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, पर आप लेबलिंग ये नहीं करते। आप यहाँ पर कैपिटल और यहाँ पर लेबर नहीं लिखोगे। हाँ, कैपिटल और लेबर से मेरी बाउंड्री डिसाइड हो रही है कि भाई मेरी इकोनॉमी का पोटेंशियल क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से। सही है, तो 2 का आंसर डी, अगेन बहुत आसान सवाल था। A good's defining quality is that its consumption by one person prevents its consumption by someone else। ये कौन सा फीचर है कि एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे बंदे की कंजम्पशन को कम कर रहा है? इसको कौन सा बोलते थे? राइवलरी है कि एक्सक्लूडेबल है? इसको राइवल कहते थे, एक्सक्लूडेबल कहते थे? ये बताओ खाली। राइवल। सही है, तो एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे बंदे की कंजम्पशन कम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये राइवल। और ये कौन से गुड का फीचर होता था? ये प्राइवेट गुड के फीचर होता था। सही है, ये प्राइवेट गुड का फीचर होता था। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाउ इज दिस गुड क्लासिफाइड? इट इज अ प्राइवेट गुड। सही है, फ्री गुड ये हो नहीं सकता, क्योंकि फ्री गुड में नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला सीन होता है, तो वो लिटरली बताता है, और फ्री गुड में कोई प्राइस भी अटैच नहीं होती। सही है, अ नॉन एक्सक्लूडेबल गुड, अ नॉन एक्सक्लूडेबल गुड इज अ पब्लिक गुड, क्योंकि उसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम का इशू आता है। और नॉन राइवल गुड भी जो है वो पब्लिक गुड होता है, क्योंकि उसमें फर्क आता है कि एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन कम नहीं करता। सही है, हाँ, अगर एक ये फीचर हो और एक प्राइवेट गुड का फीचर हो तो वो कौन-सा है? पब्लिक गुड बन जाता है। पर फिलहाल अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक पब्लिक गुड है और ये भी एक पब्लिक गुड है। सही है, मेरा आंसर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि राइवलरी का फीचर जो है वो प्राइवेट गुड में आता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती थी? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कंटेन्स अ वैल्यू जजमेंट। दूसरी चीज, एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर ओपिनियन। सही है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती थी? पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जो एविडेंस से टेस्ट हो सकती है, तो बेसिकली इट इज अ फैक्ट। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर अगर आप देखो, मनी इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ। अगर मनी लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ है तो इसका मतलब है मैं इस चीज को टेस्ट कर सकता हूं, मैं बाकियों को इससे कंपेयर कर लूंगा, तो इट इज अ फैक्ट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम फर्म्स आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये भी कोई वो नहीं है, ये कोई फैक्ट है। ये एक फैक्ट है जो कि भाई बोला हुआ है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है फर्म्स को, तो इसको भी आप टेस्ट कर सकते हो, आप इसको राइट या रॉन्ग प्रूव कर सकते हो। सही है, तो इट कैन बी प्रूव्ड राइट या रॉन्ग कि भाई दी है कि नहीं दी। सम वर्कर्स अर्न मोर देन अदर्स, अगेन ये भी प्रूव हो सकता है राइट या रॉन्ग, सिंपली डेटा देख के।
टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि टैक्सेस सबसे अच्छा तरीका है स्मोकिंग को रिड्यूस करने का। अब ये एक बंदे का ओपिनियन है, आप इसको जो है वो एविडेंस से टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे का ओपिनियन है, बंदा बोल ही ये चीज रहा है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, तो अगर आप इसको टेस्ट भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बंदे का ओपिनियन है ये। सही है, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा? मेरा यहाँ पर आंसर होगा डी, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप एविडेंस से या तो टेस्ट कर सकते हो। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो आप उसको एविडेंस से टेस्ट कर सकते हो, या तो आप उसको प्रूव कर सकते हो राइट या रॉन्ग, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उनको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बोला जाता है। ओपिनियन को पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप ये देखना कि क्या ये चीज एविडेंस से टेस्ट हो सकती है। अब टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग एक बंदे का ओपिनियन है, ले रहे ये चीज, तो हम उसको नहीं बताएंगे ये चीज, हम पीईटी से पता लगा लेंगे। अगेन वही पॉइंट है कि ये बंदे ने बोला है कि यही सबसे अच्छा तरीका है, इसने बोला है कि ये, अभी उस बंदे का ओपिनियन ही यही है ना, ये फैक्ट नहीं है, ये एक फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है। हाँ, अगर ये कहता है ना कि ये फैक्ट है कि हाँ भाई यही होता है, तो अपन इसको राइट या रॉन्ग प्रूफ करते हैं। अब ये राइट या रॉन्ग प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि बंदे ने बोल दिया कि भाई यही अच्छा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस फॉर अ टिकट फॉर एन इंटरनेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट वो $50, तो $50 इसने बोला ऑल टिकट्स बट सोल्ड। ऑल टिकट्स बट सोल्ड का मतलब कि हम इक्विलिब्रियम को ऑपरेट कर रहे हैं। Which area on the diagram represents the consumer surplus? तो अगर consumer surplus आपको याद हो क्या होता था, एरिया below the demand curve above the market price। सही है, तो एरिया below the demand curve above the market price, इसका मतलब कि इसके नीचे वाला एरिया और इस प्राइस के ऊपर वाला एरिया, तो कौन सा एरिया हो जाएगा? सी। मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी। बहुत हल्का सवाल था, तो सिंपल डेफिनेशन से आप ये चीज कर सकते हो, डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा सेलिंग प्राइस के ऊपर वाला हिस्सा। सही है, तो ये कंज्यूमर चैप्टर है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट प्राइस। मार्केट डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड्स, they may also shift from D1 to either D2 or D3। What would cause a movement along D1? Movement along D1, मुझे बताओ डिमांड कर्व पे मूवमेंट कब आती है? जब मेरी प्राइस चेंज हो, एंड नॉट अ शिफ्ट। शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अदर फैक्टर्स की वजह से जो है वो शिफ्ट आता है। तो अगर एडवर्टाइजिंग होगी गुड एक्स की, तो डिमांड कर्व जो है वो लाजमी तौर पे शिफ्ट होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो डिमांड कर्व लाजमी तौर पे शिफ्ट होगा। पर अगर प्राइस पे चेंज आएगा तो मेरे डिमांड कर्व पे जो है वो क्या आएगी? मूवमेंट आएगी। डिमांड कर्व पे मूवमेंट क्यों आएगी? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से हमेशा डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट आती है। प्राइस ऑफ अदर गुड फॉल्स, अगेन ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स वाली बात कर रहा है, तो इसमें भी डिमांड कर्व पे शिफ्ट आता है। तो हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना था जिसमें मेरे डिमांड कर्व पे मूवमेंट आए, और वो सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, क्योंकि इसने बोला था कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जिससे मूवमेंट आए और शिफ्ट ना आए, तो नॉट वाला चीज बोली थी इसने। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? मैंने बहुत बार अब रिपीट कर दिया ये चीज। प्राइस मैकेनिज्म के 3 मेन फीचर्स होते हैं, वो क्या होता है? पहला फंक्शन इसका होता है सिग्नलिंग, दूसरा फंक्शन इसका होता है रैशनिंग, और तीसरा फंक्शन इसका होता है इंसेंटिव। और इंसेंटिव के साथ स्लैश मार के अपन क्या लिखते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। सही है, बार बार बता दिए ये चीज। तो व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? सिग्नलिंग इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इंसेंटिव इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, और रैशनिंग भी एक फंक्शन है प्राइस मैकेनिज्म का। ये कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज करना कोई फंक्शन नहीं होता प्राइस मैकेनिज्म का। सही है, क्लियर है ये चीज? तो ये भी एक आसान एमसीक्यू था, ये सिंपल अगेन थियोरेटिकल चीज है। अब तीसरी चीज मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, पिछले पेपर का था, अब ये मुझसे अलग से पूछ लेना बाद में, वापस अब मैं इस पर बयान नहीं दे सकता यार। सही है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम। मुझे बताओ अगर अबव द मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम, अबव द इक्विलिब्रियम अगर मैक्सिमम प्राइस लगी है तो वो क्या होगी? वो इनअफेक्टिव होगी। और अगर ये इनअफेक्टिव होगी तो इसका मतलब है मैं, मतलब प्राइस कंट्रोल अपना काम ही नहीं कर रहा। अगर प्राइस कंट्रोल अपना काम ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है मार्केट में अभी भी वही इक्विलिब्रियम है जो पहले था। सही है, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरी मार्केट में इनिशियली जो है वो डिमांड और सप्लाई इस तरीके से बने हुए थे, प्राइस निकली हुई थी और क्वांटिटी निकली हुई थी, और ये मेरा इनअफेक्टिव लगा दिया। सही है, तो ये सप्लाई, ये डिमांड, ये प्राइस, ये इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी। अब अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस लगा दी है तो मैं इस मैक्सिमम प्राइस का फायदा ही नहीं है, मैं वापस फॉल बैक कर जाऊंगा इक्विलिब्रियम पे। तो अगर मेरी ना प्राइस चेंज हो रही है ना क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो ना प्राइस चेंज हो रही है ना क्वांटिटी चेंज हो रही है, मुझे बताओ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे कुछ इफेक्ट आएगा? कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ना प्राइस चेंज है ना क्वांटिटी चेंज है। तो अगर ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही
तो ना कंज्यूमर सरप्लस में फर्क आएगा ना प्रोड्यूसर सरप्लस में फर्क आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी होगा बेसिक, क्योंकि मेरी मार्केट में कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, मैं इक्विलिब्रियम पे ही ऑपरेट करूंगा हमेशा। सही है, क्या वापस फॉल बैक कर जाओगे ना, इनफेक्टिव है ये, सरप्लस हो जाएगा। ले रही चीज बिल्कुल साले। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर एयर ट्रेवल इन एशिया, द इनिशियल पॉइंट इज एक्स। तो अगर इनिशियल पॉइंट मेरा एक्स है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो सप्लाई कर बना दूंगा इस तरीके का, डिमांड कर बना दूंगा इस तरीके का। तो ये मेरा हो गया। अच्छा, फिर इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम विद द प्राइस ऑफ एविएशन फ्यूल राइजेस। मुझे बताओ, अगर एविएशन फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब है कॉस्ट बढ़ रही है, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब लोगों की इनकम्स गिरेंगी तो पहले के मुकाबले में एयर ट्रेवल के लोग डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप सप्लाई कम कर दो। आप इनिशियली पॉइंट एक्स पे हो, आपने सप्लाई कम करा, आप यहाँ पर आ गए, ऐसा ही हुआ। और फिर जो है वो मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो फिर आप यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ गए। तो आंसर मेरा क्या होगा, ए होगा। सही है, ले रही है चीज। प्राइस ऑफ एविएशन फ्यूल बढ़ रही है, एविएशन फ्यूल की प्राइस बढ़ने का मतलब है कि एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ रही है। तो पहले के मुकाबले में एयर ट्रेवल जो है वो लोग कम करेंगे ना, सप्लाई कम करेंगे उसकी। सही है, क्योंकि उनके लिए फ्यूल बहुत बड़ी कॉस्ट है ना, तो उनका सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइसेस बढ़ रही हैं, अगर गिरती तो सप्लाई बढ़ती। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अ गवर्नमेंट इम्पोज द स्पेसिफिक टैक्स। तो स्पेसिफिक टैक्स करा है तो इसका मतलब है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पर यूनिट टैक्स है। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शूज वाज पेड मेनली बाय द कंज्यूमर एंड नॉट बाय द प्रोड्यूसर। इसका मतलब है टैक्स का मेजर बर्डन कंज्यूमर पे कर रहा है और कम बर्डन प्रोड्यूसर पे कर रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर बर्डन इज मोर देन प्रोड्यूसर बर्डन। सही है। अब इसके ऑप्शंस जो है ना, इसके ऑप्शंस देख के आप कभी भी आंसर नहीं बता सकते। सही है, इसके ऑप्शंस देख के आप कभी भी आंसर नहीं बता सकते। तो अगेन मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, मैंने आपको बोला था सब्सिडी और टैक्स के केस में 3 रूल होते हैं। सही है, 3 रूल होते हैं। और वो 3 रूल क्या होते हैं, सबसे पहला रूल ये होता है कि इफ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या सिनेरियो होता है, कंज्यूमर बर्डन इज मोर देन प्रोड्यूसर बर्डन, या कंज्यूमर बेनिफिट इज मोर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट। सब्सिडी और टैक्स में सेम चीज अप्लाई होती है। दूसरा सिनेरियो क्या था, अगर पीईएस और पीईडी दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर बर्डन या बेनिफिट विल बी इक्वल्स टू प्रोड्यूसर बर्डन या बेनिफिट। तीसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, अगर आपका पीईएस जो है वो पीईडी से कम है, इसका मतलब आपका पीईडी अगर पीईएस से ज्यादा है, तो यहाँ पर सिनेरियो क्या होगा, योर प्रोड्यूसर बर्डन विल बी मोर देन कंज्यूमर बर्डन, या प्रोड्यूसर बेनिफिट विल बी मोर देन कंज्यूमर बेनिफिट। सही है, तो अगर ये 3 सिनेरियो आपको याद है ना, आप कर सकते हो। बाकी एक्सट्रीम केस तो बहुत सिंपल है। सही है, परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस चेंज नहीं होती तो पूरा बर्डन या बेनिफिट किसको जाता है, प्रोड्यूसर को जाता है। और परफेक्टली इलास्टिक में मेरी क्वांटिटी चेंज नहीं होती तो पूरा बर्डन या बेनिफिट किसको जाता है, कंज्यूमर को जाता है। अब तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर मैच हो रहा है, कम से कम पढ़ना सीखो। अब यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को देख के आंसर आइडेंटिफाई करो, क्या आंसर है, ये आंसर होगा। सही है, तो यहाँ पर तो मेरा आंसर ए हो गया। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन किया, तो ऑप्शन बी में क्या बोला है, द प्राइस इलास्टिक डिमांड वाज यूनिटरी। फालतू सवाल है, द पीईएस वाज लेस देन 1। आप सिर्फ पीईएस से या सिर्फ पीईडी से नहीं बता सकते, क्योंकि इसने ऑप्शंस मेरे को अच्छे दिए हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज इनइलास्टिक। पीईएस इनइलास्टिक है, इसका मतलब है लेस देन 1 है। पीईडी इलास्टिक है, इसका मतलब है मोर देन 1 है। इसका मतलब है ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, पीईडी इज ग्रेटर देन पीईएस। और जब पीईडी इज ग्रेटर देन पीईएस तो क्या होता है, प्रोड्यूसर बर्डन इज मोर देन कंज्यूमर बर्डन। तो इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं है। सही है, इसका मतलब है ये भी नहीं है। क्लियर है ये चीज, कोई मसला, पक्की बात है, क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। नहीं करवाया उमर, नहीं करवाया, चलो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम शो द सप्लाई एंड डिमांड फॉर इक्विलिब्रियम एक्स। तो मैं इनिशियली जो है वो एक्स को ऑपरेट कर रहा हूँ और इनिशियली मैं डी को ऑपरेट कर रहा हूँ। तो व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इफ सब्सिडीज पर गिवन। सब्सिडीज देंगे तो क्या होगा मार्केट में, सिंपली सप्लाई बढ़ा दो बस, और कुछ तो नहीं करना है इस सवाल में, बहुत सिंपल सवाल है। सप्लाई को बस बढ़ा दो और पॉइंट एक्स से पॉइंट डी पे आ जाओ, खत्म। डी आंसर है इसका, कुछ भी नहीं है, सिंपली सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना है। सही है, तो ये हल्का एमसीक्यू था बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12, what is likely to cause both demand and supply to shift to the right। राइट का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि डिमांड भी बढ़े और सप्लाई भी बढ़े। तो मुझे बस ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड भी बढ़े और सप्लाई भी बढ़े।
अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड, मुझे बताओ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड से ना डिमांड में शिफ्ट आएगा ना सप्लाई में शिफ्ट आएगा, सिंपली मूवमेंट आएगी। अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में डिमांड गिरेगी, तो यहाँ पर इसने डिमांड बढ़ाने की बात करी है, तो ना ये होगा ना ये होगा। अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर कोक की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड अ फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल की प्राइस गिरेगी तो हमारी कॉस्ट गिरेगी, और जब हमारी कॉस्ट गिरेगी तो पहले के मुकाबले में हम जो है वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो देखो डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, सी आंसर। ऑप्शन डी, एन इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स, तो इससे मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि मैं एफिशिएंटली काम करूंगा। एंड अ फॉल इन इनकम्स, तो फॉल इन इनकम्स होगी तो पहले के मुकाबले में डिमांड गिरेगी। तो देखो यहाँ पर भी कंडीशन मीट नहीं हो रही। अगेन बहुत आसान सवाल था, खाली आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड और सप्लाई बढ़ानी है, बस और कुछ भी नहीं करना। सही है, तो डिमांड और सप्लाई जो है वो अपने को बढ़ाना है। सही है, तो मेरा आंसर यहाँ पर जो होगा वो सी होगा, 12 का। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है? द डायग्राम्स रिलेट टू द मार्केट फॉर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इस सवाल में करना बताऊं क्या, खाली डिमांड सप्लाई को शिफ्ट करके देखना है खुद। इन विच मार्केट वुड अ 10% डिक्रीज इन डिमांड, तो 10% डिक्रीज इन, सिर्फ डिमांड का वर्ड लिखा हुआ तो डिमांड कब गिरेगा? एंड साइमल्टेनियसली 10% इंक्रीज इन सप्लाई, तो 10% इंक्रीज इन सप्लाई डेफिनेटली रिजल्ट इन बोथ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस को अपने को जो है वो फॉल करना है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को अपने को राइज करना है। तो क्या करोगे? लेट्स से मैं एक आपको पहला वाला करके दिखा देता हूँ। सप्लाई को आप राइटवर्ड लेके जाओगे, तो आप सप्लाई को राइटवर्ड लेके गए फ्रॉम S to S1। अब इनिशियल प्राइस ये थी और इनिशियल क्वांटिटी ये थी। सही है, तो जैसे ही आप सप्लाई को राइटवर्ड लेके गए, साथ में आपको डिमांड को भी नीचे की तरफ लेके जाना है। तो डिमांड भी मेरी नीचे आई, तो मेरा इक्विलिब्रियम किधर आया? मेरा इक्विलिब्रियम आया इधर। तो इधर आप नोटिस करो, पहले के मुकाबले में मेरी जो है वो प्राइसेस भी कम है, पहले के मुकाबले में प्राइसेस भी कम है और क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो सवाल में मुझसे क्या बोला हुआ है? एक तो प्राइस कम होनी चाहिए, कंडीशन मीट हो गई। दूसरा बोला हुआ है क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, नोटिस करो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो दोनों कंडीशन मेरी यहाँ पर मीट हो रही है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या होगा? ए होगा। सही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देखो क्या हो रहा है। ऑप्शन बी में देखो क्या हो रहा है, भाई सिंपली डिमांड सप्लाई को शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना। सप्लाई बढ़ाया, डिमांड को पीछे शिफ्ट किया। तो देखो सवाल में बोला हुआ है प्राइस गिरनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो देखो जब मैंने सप्लाई को आगे करा, डिमांड को पीछे करा, तो प्राइस गिरी और क्वांटिटी बढ़ी। सही है, ये जब तक आप खुद लिख के नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा। अब देखो लेट से मैं कहता हूँ इस सवाल में मैंने सप्लाई को बढ़ाया, इनिशियल देखो इनिशियल प्राइस क्या थी? इनिशियल प्राइस ये थी और इनिशियल क्वांटिटी भी ये थी। सही है, तो ये इनिशियल था। जैसे ही मैंने सप्लाई को जो है वो बढ़ाया, साथ में मेरी उसी इक्वल चेन से डिमांड भी कम हो गई। अब अगर इक्वल चेन से मेरी डिमांड भी कम हो गई, तो आप नोटिस करो कि मेरी प्राइस तो लाजमी तौर पे गिरी है, पर मेरी क्वांटिटी जो है वो अनचेंज्ड है, क्योंकि इक्वल चेंज आया है। कौन सा चेंज आया है? इक्वल। तो देखो पहली कंडीशन तो मीट हो गई, सवाल में बोला हुआ है प्राइस कम होनी चाहिए, तो प्राइस तो कम हो गई, पर सवाल में बोला था क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, तो पर क्वांटिटी मेरी यहाँ पर नहीं बढ़ी, क्वांटिटी फिक्स्ड है। सही है। इसी तरह इस वाले एमसीक्यू में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांड, ऑप्शन में क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड को मैं पहले जो है वो डी से D1 लेके गया, और सप्लाई को बढ़ाना है तो सप्लाई को मैं पहले जो है वो S से S1 लेके गया। यहाँ पर पहले इनिशियल प्राइस मेरी ये थी और इनिशियल क्वांटिटी ये थी, और जैसे ही मैंने जो है वो पहले के मुकाबले में क्या करा, जैसे ही मैंने अपने डिमांड और सप्लाई को शिफ्ट किया, तो देखो मेरी प्राइस किधर आ गई? यहाँ पर आ गई। तो जैसे ही मेरी प्राइस जो है वो यहाँ पर आई, तो प्राइस तो कम हो गई, पहली कंडीशन तो सवाल की मीट हो गई, पर आप नोटिस करो मेरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। सवाल में इसने बोला है कि क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। सही है, तो आप आई थिंक यहाँ पर पॉइंट अब क्लियर है कि सवाल में करना क्या है, बकायदा लिख के करना है। सही, अगर आप लिखे बगैर कर रहे हो तो नहीं हो सकता। ये पेपर को जितना गंदा करोगे उतना सही एमसीक्यू करोगे, याद रखना ये चीज। सही है, क्वेश्चन नंबर 13 भी मेरे ख्याल में एक आसान एमसीक्यू था। अच्छा, अब अगर थोड़ा सवाल आगे लेके जाएं तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, देखो खुद पढ़ने की करो क्या लिखा हुआ है। व्हाई माइट गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ओवर 4 to 16? फ्री एजुकेशन की, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो एजुकेशन जो है वो मेरिट गुड है, और मेरिट गुड में सबसे बड़ा मसला ही यही होता है, लोगों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और जब लोगों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट को फिर उनको अक्ल देनी पड़ती है। सही है, गवर्नमेंट को उनको क्या देनी पड़ती है? अक्ल देनी पड़ती है। सही है, तो क्या कंज्यूमर्स आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन? सबसे बड़ा मेरिट गुड में मसला यही होता है कि सोशल बेनिफिट जो है वो प्राइवेट बेनिफिट को एक्सीड करती है, और वो किस अमाउंट से एक्सीड करती है? वो एक्सीड करती है बाय द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट। सही है, बाय द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? पक्की बात है। सही है, तो कंज्यूमर्स आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, सोशल बेनिफिट एक्सीड्स प्राइवेट बेनिफिट बाय द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट। तो गवर्नमेंट को ये एक्सटर्नल बेनिफिट रियलाइज करवाना है, तभी वो फ्री एजुकेशन दे रही है। एजुकेशन इज इन अ फ्री मार्केट सिस्टम वुड बी ओवर कंज्यूम,
एक फ्री मार्केट सिस्टम में एजुकेशन कभी भी ओवर कंज्यूम नहीं होती, वो अंडर कंज्यूम्ड होती है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है। एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड, एजुकेशन इज अ प्राइवेट गुड। द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सीड द प्राइवेट बेनिफिट ऑफ द फ्री मार्केट, बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बस मेरिट गुड में सिंपली ये होता है सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट, बस। आप तो समझ, यही तो करा है सवाल में। मैं एंड में वापस आ जाऊंगा, उसको छोड़ दे, भी बाकी देख ले, मैं एंड में वापस आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम शोज 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम्स, सही है। अच्छा, अब देखो 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम होते हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है, एक रिग्रेसिव होता है और एक प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने जब एक 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 डायग्राम मैंने बनाई थी एक बार वो कौन सी होती है, यहाँ पर लिखा जाता है टैक्स का परसेंटेज और यहाँ पर लिखा जाता है इनकम। वो डायग्राम में क्या होता है, एक डायग्राम स्ट्रेट होती है, एक यूं होती है और एक यूं होती है, सही है। तो इसको नॉर्मली बोला जाता है प्रोग्रेसिव, इसको नॉर्मली बोला जाता है प्रोपोर्शनल और इसको नॉर्मली बोला जाता है रिग्रेसिव। अब देखो बराबर में जो डायग्राम बनी हुई है ना अपने पास, इसकी लेबलिंग, सबसे पहले लेबलिंग देखो, इनकम तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों डायग्राम्स में सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर भी इनकम है और यहाँ पर भी इनकम है, सही है। तो ये बात तो क्लियर है। पर आप नोटिस करो कि यहाँ पर टैक्स का परसेंटेज लिखा हुआ है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड लिखा हुआ है, तो बहुत फर्क है इन दो चीजों में, सही है। एक जगह पे टैक्स का परसेंटेज लिखा हुआ है और एक जगह पे टैक्स पेड लिखा हुआ है। और हमेशा याद रखना, जब भी एक चीज ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो उसमें कौन सा चेंज आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, ये चीज याद है। जब भी एक चीज ओरिजिन से स्टार्ट होती है उसमें प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, यही तो समझाना है कि तीनों प्रोग्रेसिव नहीं है, यही तो पॉइंट है, तभी तो लेबलिंग सिखा रहा हूँ। यहाँ पर टैक्स का परसेंटेज लिखा हुआ है तो तभी ये इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड है, बहुत फर्क है दो चीजों में, सही है। ये अमाउंट ऑफ टैक्स पेड है, ये टैक्स का परसेंटेज है, सही है। आप नॉर्मली ये कहते हो कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी इनकम में से बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है तो वो प्रोग्रेसिव है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी इनकम में से छोटा सा हिस्सा टैक्स में जा रहा है तो वो रिग्रेसिव है। तो ये वाला जो था वो आपका प्रोग्रेसिव था, ये वाला जो है आपका रिग्रेसिव है। और चाहे आपकी इनकम बढ़े या गिरे और आपका टैक्स का परसेंटेज अगर सेम रहे, अगर आपका टैक्स का परसेंटेज जो है वो सेम रहे, तो इसका मतलब है वो कौन सा होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना हिस्सा पहले जा रहा था उतना हिस्सा अभी जा रहा है, सही है। तो जितना परसेंट, जैसे लेट से मैं कहता हूँ पहले भी 10% जा रहा था मेरे इनकम में से, अभी भी 10% जा रहा है इनकम बढ़ने के बाद, तो इसका मतलब है इनकम के बढ़ने से प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पेड नहीं बढ़ा। तो अगर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पेड नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है वो कौन सा टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो देखो ओरिजिन से जब भी एक लाइन स्टार्ट होती है उसमें कौन सा चेंज आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं खाली इसको देख रहा हूं, लाइन एक्स को, लाइन एक्स को अगर आप देखो, या चलो लाइन वाई को देख लेते हैं। लाइन वाई को अगर आप देखो, जितने से इनकम बढ़ेगी उतने से अमाउंट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा है। टैक्स का परसेंटेज मैं नहीं कह रहा हूं, टैक्स का परसेंटेज होता तो ये प्रोग्रेसिव होता, यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स पेड। जितने से मेरी इनकम बढ़ रही है उतने से अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बढ़ रहा है। अगेन जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जितने से आपकी इनकम में इंक्रीज आ रहा है उतने से ही आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स में इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब है आपकी इनकम का हिस्सा अभी भी उतना ही जा रहा है, आपकी इनकम का हिस्सा अभी भी उतना ही जा रहा है जितना पहले जा रहा था। तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड में तो लाजमी तौर पर चेंज आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपकी इनकम बढ़ेगी आप पहले के मुकाबले में टैक्स तो ज्यादा ही पे करोगे ना। तो यहाँ पर बेसिकली हो ही रहा है कि जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से ही आपका टैक्स पेड बढ़ रहा है। पर जो आपकी इनकम में से जो हिस्सा जा रहा है ना, वो हिस्सा अभी भी क्या चल रहा है, सेम चल रहा है जो पहले था, सही है। तो हमेशा याद रखना एक्स वाई एंड जेड जितनी भी लाइनें ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं वो सारी की सारी क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ओरिजिन से जो भी चीज स्टार्ट होती है उसमें प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, सही है। तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शनल टैक्स हैं, तभी मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर भी है, सही है। आप इंडिविजुअली नहीं बता सकते यहाँ पर कि प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, सही है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। एक्स और जेड, पर एक्स और जेड में बेटा ये भी तो देखना, फिर इनकम का भी तो अलग चेंज आ रहा है, सही है। इनकम का भी तो अलग, पर पॉइंट सारा यही है ना भाई, देख लॉजिक इसकी है, लॉजिक ही है। अगर ये वाली ओरिजिन वाली लॉजिक क्लियर है तो इससे हो जाएगा, सही है। जो भी चीज ओरिजिन से स्टार्ट होती है ना तो उसकी फिर लॉजिक ऊपर, यहाँ पर एक तो प्रोपोर्शनेट चेंज वाली लॉजिक आ जाती है, दूसरी लॉजिक क्या आती है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बस, सही है। अच्छा, अब अगेन पेपर में नॉर्मली जो है ना वो ये वाला ग्राफ नहीं आता, पेपर में नॉर्मली ये वाला ग्राफ टेस्ट होगा, टैक्स का परसेंटेज और इनकम वाला, सही है। तो नॉर्मली ये आता है पेपर में, पेपर में ये वाला आता नहीं है इतना, और ये पहली बार आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 16 ये देखो, ये भी एक बहुत सा एमसीक्यू है जो नहीं होता। द डायग्राम शोज एन इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ $6 and 800 यूनिट्स, सही है। तो $6 और 800 यूनिट। हाउ मच विल द गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस एट $10?
अगर गवर्नमेंट मार्केट प्राइस को $10 कर देगी, अगर मेरी गवर्नमेंट मार्केट प्राइस को $10 कर देगी, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली सिंपल सी बात तो ये समझा दो कि अगर गवर्नमेंट मार्केट प्राइस को $10 कर देगी तो मार्केट में सरप्लस कितना होगा। अगर गवर्नमेंट मार्केट प्राइस को $10 कर देगी तो मार्केट में सरप्लस कितना होगा, 400 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट सिंपली क्या करे, अगर गवर्नमेंट सिंपली इसको $10 कर देगी ना, तो मार्केट में सरप्लस आएगा और मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाऊंगा। ऐसा ही होगा। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट को जो $10 पे सरप्लस हो रहा है ना 400 का, वो गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वो 400 का सरप्लस $10 पे नहीं खरीदेगी तो मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस सरप्लस को खरीदना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब ये सरप्लस को खरीदेगी तो मेरी प्राइस जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी, और जब मेरी प्राइस यहाँ पर मेंटेन रहेगी तो मेरा जो एम है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा कि मैं $10 की प्राइस को मेंटेन रखूंगा। तो इसका मतलब है मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। समझ आ गया? तो अगर गवर्नमेंट को ये $10 की प्राइस को मेंटेन रखना है तो गवर्नमेंट को ये सरप्लस जो है वो लाजमी तौर पर खरीदना पड़ेगा। अगर ये नहीं खरीदेगी ना तो मैं वापस फॉल बैक कर जाऊंगा इक्विलिब्रियम पे। सही है। क्वेश्चन नंबर, एरिया का कोई सीन नहीं है, सब्सिडी वब्सिडी नहीं है। सही है। क्वेश्चन नंबर 17, The table identifies items of government annual spending. What is the total expenditure on transfer payments? अगर आपको ट्रांसफर पेमेंट याद हो तो अपन ने बहुत पहले ये डिस्कस करी है कि ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जिसमें कोई सर्विस नहीं होती रिटर्न में। तो अपने को यहाँ पर ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि किसमें रिटर्न में सर्विस मिल रही है और किसमें रिटर्न में सर्विस नहीं मिल रही। अगर आप अपनी आर्मी की पे देते हो तो आर्मी की पे में रिटर्न में आपको सर्विस मिल रही है। सही है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट की सैलरी दे रहे हो तो वो भी आपको रिटर्न में सर्विस दे रहे हैं। सब्सिडी से भी आपकी इकोनॉमी में आउटपुट जनरेट होता है, फार्मर काम कर रहे हैं तो उधर भी आपको सब सर्विस मिल रही है। अगर आप बुड्ढों को पैसे दोगे तो उससे कोई सर्विस नहीं मिल रही, क्योंकि वो घर बैठे बैठे पैसे खा रहे हैं, जाहिर सी बात है। और वेलफेयर बेनिफिट्स में भी कोई सर्विस नहीं होती। वेलफेयर बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दिया। अब अगर मैं एक फारिग बंदे को पैसे दे रहा हूँ तो वो रिटर्न में कोई सर्विस थोड़ी दे रहा है। तो एक तो मुझे यहाँ पर सर्विस नहीं मिल रही, एक तो मुझे यहाँ पर सर्विस नहीं मिल रही। नो सर्विस का मतलब ये है कि मेरी इकोनॉमी में कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, मेरी इकोनॉमी में कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। तभी मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, 75 + 50, तो वो बी आंसर होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सब्सिडी इज गिवन टू द प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड विद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अगर आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ बना लो डायरेक्ट, जब भी ऐसा सवाल है ना ग्राफ बना लिया। सब्सिडी दी है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पे, सही। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इस तरह बनता है, इनिशियल सप्लाई कर दिया होगा, नया सप्लाई कर दिया होगा, सप्लाई कर को सिंपली राइट पर शिफ्ट करोगे तो देखो प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्वांटिटी जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। सही है, क्वांटिटी जो है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सप्लाई का मेरा एस से एक्स बना जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस आइडेंटिफाई करूंगा तो कैसे करूंगा, यहाँ से। तो देखो क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कंज्यूमर बेनिफिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा क्या होगा, प्रोड्यूसर बेनिफिट। क्योंकि पूरा का पूरा जो दो सप्लाई का उसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास ही जा रहा है। व्हाट विल बी द आउटकम, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर रिसीव इक्वल अमाउंट्स ऑफ सब्सिडी। बिल्कुल गलत, ये उस केस में होता है जब पीडी और पीईएस जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस, द इंसिडेंस का मतलब होता है द बेनिफिट ऑफ द सब्सिडी विल फॉल ऑन द प्रोड्यूसर। यस, सारा का सारा प्रोड्यूसर पे फॉल करेगा। देयर विल बी अ लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। बिल्कुल गलत, कंज्यूमर पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। जब तक प्राइस चेंज नहीं हो रही इसका मतलब है कंज्यूमर को कुछ फायदा नहीं हो रहा। देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। बिल्कुल गलत, परफेक्टली इलास्टिक में जो है वो क्वांटिटी तो चेंज होती है, वहां पर प्राइस अनचेंज रहती है। सही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो सिंपली बी होगा। क्लियर है, आसान है, हल्का एमसीक्यू था। अगेन क्वेश्चन नंबर 19, प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम आर कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट। प्राइमरी इनकम क्या होता है, प्राइमरी इनकम होती है नेट इनकम जो कि आपकी कंट्री के इनकम के फ्लोज देखती है। सेकेंडरी इनकम जो होती है वो नेट ट्रांसफर होती है, जिसको दूसरे लफ्जों में करंट ट्रांसफर भी बोला जाता है। तो प्राइमरी इनकम क्या होती है, इनकम फ्लोस कंट्री के, और सेकेंडरी इनकम क्या होती है, करंट ट्रांसफर्स कंट्री के। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। सही है, तो बहुत वाहियात सवाल था ये, इसको भी मुझे लंबी करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम शोज द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। व्हाई नॉट ए। कैपिटल फ्लोस, फाइनेंशियल फ्लोस, कैपिटल फ्लोस तो कैपिटल अकाउंट में आता है ना, कैपिटल ऑफ फ्लोस कैपिटल अकाउंट में आता है, फाइनेंशियल फ्लोस फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम करंट अकाउंट का पार्ट है। सही है।
अच्छा, तो इनिशियल में एक्स पे था, आप नोटिस करो मेरा जो है ना वो सप्लाई का पीछे हो रहा है, तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है। तो मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है? पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। सही है, तो ये नहीं होगा। एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस, जब इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो कम होगी और पॉसिबल चांसेस है मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए अगर डिमांड इनइलास्टिक है, अगर मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी और मैं जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दूँ। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बढ़ेगी तो साथ में इंटरेस्ट रेट भी गिरेगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आएगा, एग्रीगेट सप्लाई पे इफेक्ट नहीं आएगा। सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। सही है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो प्रोटेक्शनिज्म की नहीं है? तो देखो नॉट लिखा हुआ है, द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सही है, तो क्या बोल रहा है? द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड टू द मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इतनी आसानी से गुड को अपनी कंट्री में नहीं आने दे रहा, इतनी आसानी से इंपोर्ट नहीं होने दे रहा, तो इसका मतलब है ये प्रोटेक्शनिज्म का टूल है, ये प्रोटेक्शनिज्म का टूल है, आप इंपोर्ट को रोक रहे हो। The Pakistan government increasing the rate of goods and services tax on the sum of the exported goods from 2% to 5%। यहां पर मैं अपने एक्सपोर्ट को कम कर रहा हूं, अगर मैं अपने एक्सपोर्ट को यहां पर कम कर रहा हूं तो ये प्रोटेक्शनिज्म का टूल नहीं है। सही है, ये आपके प्रोटेक्शनिज्म का टूल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, क्योंकि आप खुद अपने एक्सपोर्ट की बैंड बजा रहे हो। सही है, द नाइजीरिया गवर्नमेंट ब्लेमिंग द इंपोर्ट ऑफ पैकेज शुगर। सही है, द नाइजीरिया गवर्नमेंट बैनिंग द इंपोर्ट, बैन कर रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रोटेक्शनिज्म है। द यूएस इंपोजिंग 35% टैरिफ, तो ये भी प्रोटेक्शनिज्म का टूल है। अब पॉसिबल चांसेस है पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर अपन जो है, पाकिस्तान को ये चीज पता है कि अगर अपन जो है अपने एक्सपोर्ट को महंगा भी कर देंगे, अगर हमारी डिमांड इनइलास्टिक होगी तो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सही है, तो पाकिस्तान पॉसिबल चांसेस है इसलिए भी करे। द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है कि अब गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो पहले आप मेंबर स्टेट्स के पास आएंगे फिर आपके पास आएंगे। तो इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन जो है वो इतनी आसानी से आप इंपोर्ट को अपने मुल्क में गिरने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है वो मुश्किलात पैदा कर रहा है, वो पेपर वर्क ज्यादा पैदा कर रहा है। इसको नॉर्मली वो भी बोला जाता है रेड टेप, रेड टेप भी बोलते हैं इसको कभी कभी, एग्जैक्टली रेड टेप नहीं है, आप मुश्किलात पैदा कर रहे हो इंपोर्ट करने के लिए। सही है, कस्टमर के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, द टेबल शोज द एनुअल परसेंटेज सीपीआई। अब देखो यार ये एक ऐसा एमसीक्यू है, ये फालतू में 1 मार्क जाता है इसमें। अब ये भी देखो, सीपीआई का चेंज दिया हुआ है इन्फ्लेशन, मुझे बताओ सारे इन्फ्लेशन के रेट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हर साल जो है वो प्राइसेस बढ़ी है। सिंपल सी बात है, बस रेट पॉजिटिव है, हर साल प्राइसेस बढ़ी है। कंज्यूमर प्राइसेस ऑन एवरेज फेल थ्रू आउट द पीरियड, बिल्कुल गलत, ये आपका रेट गिर रहा है, ये देखो रेट दिया हुआ है। कंज्यूमर प्राइसेस ऑन एवरेज रिमेन द सेम, अगर रेट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है प्राइसेस भी सेम हो, तो ये भी हटा दो। The general level of consumer prices was at its highest in 2015। 2015 का हाईएस्ट नहीं हो सकता। हाँ 2015 पे रेट हाईएस्ट था, बट 2015 के बाद 2016 में 6% से बढ़ी, फिर 2017 में 6% से बढ़ी, फिर 2018 में वापस 1% से बढ़ी। तो प्राइजेस सबसे ज्यादा 2015 में होंगी, 2018 में होंगी? 2018 में होंगी, क्योंकि 2018 तक मेरी प्राइजेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है। सही है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, क्वेश्चन 22 का जो है वो डी है, क्योंकि 4 सालों तक प्राइसेस बढ़ी, तो प्राइसेस सबसे हाईएस्ट किधर होंगी? आखिरी वाले साल में। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल इंडिकेट्स द फैक्टर इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हीट एंड कार्ड्स। अब देखो यहाँ पर इनपुट्स दिए हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज जो है ना वो थोड़े अलग से निकलेंगे। सही है, जब भी आपको ये आर्ट्स दे दे, आर्टिस इन्फ्लेशन होता है वो, जब भी वो आपको आर्ट्स दे दे या आपको वो इनपुट्स दे दे, सही है, या जब भी वो आपको आर्ट्स दे दे या वो आपको इनपुट्स दे दे, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में आपका जो है सीपीआई, टोटल सीपीआई तो तुबा में दिया हुआ ही नहीं है, उसने जो परसेंटेज दिया हुआ है। सही है, जब तक इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है प्राइसेस बढ़ेंगी, सिंपल, खत्म कहानी। सही है। अच्छा, जब भी सवाल में इनपुट्स दे, देखो 2 चीजें होती हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कल आज आ रहा है, या सवाल में इनपुट्स हो या सवाल में आर दो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो डायरेक्ट नहीं निकाल लेना, एक अलग तरीका होता है निकालने का। सही है, अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ, किससे क्या बोला हुआ? यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ व्हीट, मतलब मुझे कितने यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट चाहिए एक व्हीट को बनाने के लिए?
4 दिया हुआ है और कंट्री एक्स और कंट्री वाई का 8 है। इसी तरह मुझे गाड़ी के भी यूनिट्स दिए हुए 2 और 6, सही है। अब निकालूंगा कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो, देखो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो निकाले बगैर भी हो सकते हैं सवाल। अब लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया कंट्री एक्स अगर 1 वीट बनाता है, कंट्री एक्स अगर 1 वीट बनाता है तो वो 1 वीट में कितना फैक्टर यूज कर रहा है, वो 1 वीट में अगर कितना फैक्टर यूज कर रहा है 4, सही है। कंट्री एक्स अगर 1 वीट बनाता है तो वो 1 वीट में कितना फैक्टर इनपुट यूज कर रहा है 4। अगर ये यही 4 का इनपुट जो है वो गाड़ी पे लगा देता तो वो कितनी गाड़ियां बनाता, अगर ये यही 4 का इनपुट गाड़ी पे लगा देता तो ये कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस करता, 2 गाड़ियां प्रोड्यूस करता। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली जो है वो 4 को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2C, तो 1 वीट पे 2 गाड़ियां। इसी तरह आप कंट्री वाई का निकालो, कंट्री वाई अगर 1 वीट बना रही है 8 यूनिट्स ऑफ इनपुट को यूज करके, कंट्री वाई अगर 1 वीट बना रही है 8 यूनिट्स ऑफ इनपुट्स को यूज करके, तो अगर ये यही 8 इस वाले गुड पे लगा देती, गाड़ी पे लगा दी, तो ये कितने गाड़ी बनाती। आप सिंपली क्या करोगे, आप 8 को डिवाइड कर दोगे 6 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे 1.3 कार्स। तो मुझे बताओ वीट में कंपैरेटिव एडवांटेज किसको है, वीट में कंपैरेटिव एडवांटेज किसको है, कंट्री वाई को है, और गाड़ी में किसको होगा, कंट्री एक्स को होगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या, आप ये इन्फॉर्मेशन देख के बता सकते हो, क्या बोल रहा है, व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बोथ कंट्रीज टू बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड। क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को देख के एब्सोल्यूट बता सकते हो, नहीं बता सकते, आपको क्वांटिटी दी भी नहीं है। एब्सोल्यूट आप आउटपुट से बताते हो, आउटपुट आपको दिया हुआ ही नहीं है। कंट्री वाई हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट प्रोडक्शन, जब तक एक मुल्क को कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होगा तो आपस में ट्रेड होगी नहीं, सही है। तो इसका आंसर होगा सी। तो कंट्री वाई को वीट में कंपैरेटिव एडवांटेज लिखा हुआ भी, अपन ने निकाल भी लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट एंड कार प्रोडक्शन इज सेम। मुझे बताओ अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का कंट्रीज का सेम होगा तो आपस में ट्रेड ही नहीं होगी, फायदा ही नहीं है, तो आप ट्रेड को सीज कर दोगे, सही है। क्लियर है ये चीज। तो हमेशा याद रखना, जब भी घंटे दिए हुए हो या इनपुट्स दिया हो, इस तरीके से निकलता है, ये डिवाइड कर करके निकालना पड़ेगा, सही है। वो या तो आपको 1 यूनिट के बनाने के इनपुट्स दे देगा या तो आपको 1 यूनिट के बनाने के घंटे दे देगा, तो आप कर लोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। In February 2016, the Organization for Economic Cooperation Development urged major economies such as the US and Japan to increase government spending. Government की spending बढ़ेगी तो aggregate demand बढ़ेगा, simple. How would this affect the aggregate demand? क्या होगा इसका आंसर बताओ। इन्फॉर्मेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करके बता दो क्या होगा। ये देखो, ये जो बी बोल रहा है ना, मुझे वो पिटेगा बहुत गंदी तरह। क्या लिखा हुआ है, मूव राइट अलोंग दी एडी कर्व। हमेशा याद रखना, जब भी अलोंग दी एडी कर्व की बात हो तो एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट आएगा ना भाई। एग्रीगेट डिमांड पे मूवमेंट का क्या मतलब है, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पे, अ मूव टू द राइट ऑफ द एडी कर्व। एडी कर्व एक नया बन जाएगा सीधे हाथ की तरफ, सही है। लेफ्ट का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है, राइट का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, तो आंसर यहाँ पर डी होगा, सही है। और एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट सिर्फ उसी केस में आएगी जब आपका एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा, सही है। तो बेसिक माइक्रो की लॉजिक है ये। क्वेश्चन नंबर 25, a foreign government pays a UK university to educate its students। सही है, एक फॉरेन गवर्नमेंट है जो कि यूके की यूनिवर्सिटी को पैसे दे रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाउ वुड दिस बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द यूके। तो यूके की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई एजुकेशन एक सर्विस है, ये एजुकेशन एक सर्विस है, तो ये सेकेंडरी इनकम तो नहीं होगा, ये ट्रेड इन सर्विसेज होगा। और मुझे बताओ यूके में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, यूके में पैसा आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दूसरे मुल्क की वो यूके को पे कर रही है, तो यूके के पास इनफ्लो आ रहा है। तो इसका मतलब यूके जो कर रहा है ना, यूके एक्सपोर्ट कर रहा है, यूके अपनी एजुकेशन को एक्सपोर्ट कर रहा है, और जब भी एक्सपोर्ट होता है तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इनफ्लो आता है, सही है। तो ये ट्रेड इन सर्विसेज में रिकॉर्ड होगा विद अ पॉजिटिव साइन, तो हमारी कंट्री में इनफ्लो आ रहा है, क्योंकि यूके इसको एक्सपोर्ट कंसिडर करेगा। यूके इसको एक्सपोर्ट क्यों कंसिडर करेगा, क्योंकि दूसरे मुल्क से आपको पैसा मिल रहा है, तो आपने बेसिकली एक्सपोर्ट करा है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द टेबल शोज चेंजेस ओवर द पीरियड इन द एवरेज प्राइसेस एंड इंपोर्ट, सही है। तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2, व्हाट इज द चेंज इन द कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। मुझे बताओ ईयर 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्म, ईयर 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइस का इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है। तो मल्टीप्लाइड बाय 100,
क्लियर है ये चीज? तो आप सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से। तो एक्सपोर्ट प्राइस का इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईयर 1 में एक्सपोर्ट मेरे 115 थे, इंपोर्ट 120 है, तो कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, क्या आंसर आ रहा है? 95.8। और ईयर 2 में जो है वो क्या हो रहा है, ईयर 2 में मेरा एक्सपोर्ट 125 है और इंपोर्ट भी 125 है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? मेरे ख्याल में 100 ही आएगा। तो कितने का इंक्रीज आया? 4.2 का इंक्रीज आया। तो आंसर क्या होगा? इट इंप्रूव्स बिटवीन 4% एंड 5%। तो बी आंसर होगा। सही है भाई, आज सवाल है, क्लियर है ये चीज? सही है। तो 4.2% का राइज आया है ना, तो आंसर मेरा यही होगा, इट इंप्रूव्स बिटवीन 4% एंड 5%। सही है। तो 26 का आंसर होगा बी। Which aim would be consistent with the government's decision to buy its own currency? अगर एक मुल्क अपनी खुद की करेंसी खरीद रहा है तो इससे डिमांड पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई पे? पहले इतना बता दो। अगर एक मुल्क अपने खुद की करेंसी खरीद रहा है, डिमांड पे इफेक्ट आएगा। तो अगर एक गवर्नमेंट अपनी खुद की करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीद रही है तो वो अपनी करेंसी की डिमांड को बढ़ा रही है कि गिरा रही है? अगर मैं खुद की करेंसी खरीद रहा हूं तो मैं डिमांड को क्या कर रहा हूं? मैं डिमांड को बढ़ा रहा हूं। और अगर मैं डिमांड को बढ़ाऊंगा तो मेरा एक्सचेंज रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, अपन ऐसी हरकत कौन से एक्सचेंज रेट में करते हैं? अपन ऐसी हरकत कौन से एक्सचेंज रेट में करते हैं? या तो फिक्स्ड में करते हैं या तो मैनेज में करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड और मैनेज में रिजर्व्स का यूज होता है, फ्रीली फ्लोटिंग में नहीं होता। तो इससे क्या बोला हुआ है? विच एम वुड बी कंसिस्टेंट विद गवर्नमेंट डिसीजन। तो गवर्नमेंट, अगर मुझे बताओ, अगर एक गवर्नमेंट अपनी करेंसी को बढ़ा रही है तो उसका एम क्या होगा? अगर एक गवर्नमेंट अपनी करेंसी को बढ़ा रही है उसका एम क्या होगा? उसका एम ही होगा कि उसको अपनी करेंसी को बढ़ाना है, सिंपल सी बात है, उसको अपनी करेंसी को बढ़ाना है। सही है। अगर वो अपनी करेंसी को खुद खरीद रही है तो उसको अपनी करेंसी को बढ़ाना है, उसका एम ही यही होगा। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप फ्रीली फ्लोटिंग बोल सकते हो? आप फ्रीली फ्लोटिंग यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर रिजर्व्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी, एन एप्रिसिएशन अंडर अ मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। सही है। डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं सकता और डिवैल्यूएशन भी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अपन जो है वो अपनी करेंसी की डिमांड को बढ़ा रहे हैं, अपन एक्सचेंज रेट को बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। यहाँ पर मेरा एम एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है। सही है, क्लियर है ये चीज? हाँ, इसने वर्ड शायद थोड़ा गलत यूज करा है, इसको रीवैल्यूएशन का वर्ड यूज करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 28, which policy would assist in reducing a deficit with the balance of payment? भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम करना है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा, कंजम्पशन कम होगी, तो साथ में जो है वो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो मेरा डेफिसिट भी कम हो जाएगा। ये कौन सी पॉलिसी होती थी? एक्सपेंडिचर, याद हो अगर आपको, डैम्पनिंग, या दूसरे लफ्जों में क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग। कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अगर आपको याद हो। इंक्रीजिंग का मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो साथ में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। रिड्यूसिंग सब्सिडीज, आप सब्सिडी को रिमूव करोगे तो इससे क्या होगा? इससे जो है वो आपकी कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएंगी और आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा, इससे भी आपकी वर्सन हो जाएगी सिचुएशन। रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन को कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर सिंपली ये होगा। An economy's current account on the balance of payment is in surplus. The exchange rate is revalued by the government. Assume the marshal under condition holds. मुझे बताओ, जब भी रिवैल्यूएशन होता है तो सीधा जे कर्व बनता है, उल्टा जे कर्व बनता है? डिवैल्यूड के केस में उल्टा जे कर्व बनता है ना, रिवर्स, इनवर्स जे कर्व या रिवर्स जे कर्व या उल्टा जे कर्व, कुछ भी बोल सकते हो। तो इनवर्स सिनेरियो हो जाता है यहाँ पर, या रिवर्स सिनेरियो हो जाता है। तो ये होगा ना, आंसर ये होगा, खत्म इसका। बहुत सिंपल है यार, इसमें समझाने का भी नहीं है कुछ। सही है। जब भी याद रखना, एप्रिसिएशन का केस होता है, रिवैल्यूएशन का केस होता है, तो शॉर्ट रन में सरप्लस होता है, लॉन्ग रन में डेफिसिट होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वुड बी इंक्रीज बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से जो है वो बजट डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप क्या करते हो? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाते हो, टैक्स का रेवेन्यू, टैक्स को कम करते हो। बजट का फॉर्मूला क्या होता है? बजट का फॉर्मूला होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग माइनस टैक्स का रेवेन्यू। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हो और टैक्स के रेवेन्यू को कम कर रहे हो, उसका मतलब है आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है और आपकी जेब में पैसा कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हो तो समझ जाओ गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई हुई है, क्योंकि उसकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, उसकी जेब में कम पैसा आ रहा है। एक्सचेंज रेट नहीं हो सकता, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। मनी सप्लाई भी नहीं हो सकता, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। और रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन भी यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। डायरेक्ट टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप डायरेक्ट टैक्सेशन को इंक्रीज नहीं करते, डायरेक्ट
टैक्सेशन को डिक्रीज करते हो ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, सही है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा।